नमस्ते, मेरे साथ प्रोफ़ेसर अभय दुबे अपनी साप्ताहिक बातचीत के लिए। अभय भाई, मेरे ख़्याल में बिहार इलेक्शन को तो छोड़ के और कोई बात करना ज़रा मुश्किल ही है, क्योंकि बिहार में अप्रत्याशित रूप से वोट पड़े। हालाँकि जैसा आरोप था और जैसा योगेंद्र यादव साफ-साफ कह रहे हैं, आंकड़ों के उससे कह रहे हैं कि बिहार में एलिजिबल मतदाता 8 करोड़ 25 लाख, जो इस समय मतदान लिस्ट में हैं वो 7 करोड़ 82 लाख और इन 7 करोड़ 82 लाख लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 65% की वोटिंग, जो एक रिकॉर्ड है बिहार में, और इसका इंटरप्रिटेशन लोग अलग-अलग ढंग से अपने-अपने ढंग से कर रहे हैं। 2 ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं, एक तो जो बीजेपी अब चोरी, वोट की लूट करने के बाद उसकी सीनाजोरी कर रही है, उसको थोड़ा बाद में, लेकिन पहले ये जो वोट बढ़े हैं, ये बहुत से लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग-अलग है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग सरकार, ये बदलाव की स्थिति होती है, पास्ट रिकॉर्ड ये कहते हैं कि बदलाव जब आता है तो वोट बढ़ते हैं। पहला बढ़े हुए वोट पे आपकी एक टिप्पणी, फिर हम लोग बात करेंगे ये जो वोट लूट के बाद किस तरह से उसको जस्टिफाई किया जाए। प्रोफ़ेसर साहब। देखिए, जब जिस दिन मतदान हो रहा था 6 तारीख को और जब ये खबर आ रही थी कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और वो ऐतिहासिक होने जा रहा है, तभी मेरा माथा कुछ ठनका था। मैं इससे बहुत जोश में नहीं आया। मुझे नहीं लगा कि हम एक भागीदारी वाले लोकतंत्र में आए हुए ज़बरदस्त उछाल को देख रहे हैं। क्योंकि पूरे दिन से ये खबरें आ रही थीं कि जो वास्तविक मतदाता हैं, जिनका मतदान सूची में नाम भी है, मतदाता सूची में नाम भी है और जिनको बीएलओ ने डिजिटल पर्चियाँ भेजी गई हैं और डिजिटल पर्चियाँ भेजी हुई हैं। जब वो अपनी पर्चियों को लेकर बूथ पर आए, तो उ उनको वोट नहीं डालने दिया गया और ऐसी अनगिनत शिकायतें उस पूरे दिन चलती रहीं और बहुत सी शिकायतें मुझे बताई गईं, खुद सोशल मीडिया के ज़रिए मुझ तक पहुँची। तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि मतदान प्रतिशत इतना उछल रहा है और बहुत से लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो कौन लोग वोट डाल रहे हैं? कहीं न कहीं से तो वोट पड़ रहे हैं, उससे मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। अच्छा, फिर सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने सब लोगों की आँखें खोल दी। और उससे मेरे मन में बहुत बेचैनियाँ पैदा हुईं, मेरे मित्र संदीप चौधरी के मन में बेचैनियाँ पैदा हुईं, हम लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम भी किया उसके ऊपर। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर हरियाणा से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसके अंदर बिहारी लोग भरे हुए हैं उन ट्रेनों में और हर बिहारी का टिकट जो है वो बीजेपी ने खरीदा है। उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए पैसे की व्यवस्था की जा रही है। त्योहार का सीज़न खत्म हो चुका है, छठ वगैरह खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद भी ये सारी प्रक्रिया चल रही है लगातार। ये छठ वाली स्पेशल ट्रेन नहीं है। और जब उन लोगों से इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि भाई आप कैसे जा रहे हैं? आपके लिए पैसे की व्यवस्था किसने की? तो सब साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें दिए हैं पैसे, बीजेपी ने हमको भेजा है। अब आप सोचिए, देश हरियाणा से ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से जहाँ-जहाँ बिहारी हैं, उन सबको ट्रेनों में भरकर बिहार ले जाया गया 6 तारीख को और उनसे वहाँ पे वोटिंग करवाई गई। जो वहाँ पे बिहार में रहने वाले जो मतदाता हैं, उन उन उनमें से बहुतों के वोट नहीं पड़ पाए, लेकिन बाहर से गए लोगों ने वोटिंग की। और तो और भारतीय जनता पार्टी के जो जाने-माने चेहरे हैं, सब लोग जिनको जानते हैं, उन लोगों ने खास तौर से दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में भी वोटिंग की थी पिछले चुनाव में और वही सब बिहार में भी वोटिंग करते हुए देखे गए और गर्व के साथ में अपनी उँगली दिखाते हुए भी देखे गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, नाम चाहे तो हम बहुत से नाम लिया सकते हैं, कल से उनके नाम लिए जा रहे हैं, लिस्ट बताई जा रही है पूरी। प्रोफ़ेसर साहब, एक चीज़ बोल दीजिए कि फरवरी में अभी 7-8 हाँ, महीना हाँ, पहले, वही, पिछला वही। चुनाव 4 साल पहले नहीं। नहीं, मैं अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इन लोगों ने वहाँ वोटिंग की थी और तब भी उन्होंने अपनी उँगली दिखाई थी और बिहार में भी उँगली दिखाई। अच्छा, अब उनकी तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि भई हमने तो वहाँ से अपना वोट हटवा के यहाँ करवा लिया है वोट। इस तर्क की इसकी जाँच की जाएगी तो बहुत सारी बातें फर्जी निकलेंगी। लेकिन बहरहाल, अगर हम उनके इस तर्क पे विश्वास भी कर लें, तो फिर तो ये परंपरा बनती है कि मैं हर साल 2-3 जगह वोट दे सकता हूँ। हर साल मैं ऑनलाइन कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव आयोग में एक फॉर्म भर दूं ऑनलाइन और ये मान के कि हमारा वोट वहां की बजाय वहां पहुंच गया और हम वहां जाके वोट कर दें।
और मतदान मतदान अधिकारी वगैरह लिस्ट में हमारा नाम भी निकल आएगा, ये सब हो जाएगा। तो ये सब जो चल रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई मर्यादा नहीं है, कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, किसी किस्म का आत्म संयम नहीं है। सत्ता प्राप्त करने की, उस सत्ता को कायम रखने की जो बलबलाती महत्वाकांक्षा है, उसने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिल्कुल पागल कर दिया है। मतलब उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि उनको लगता है कि सत्ता प्राप्त कर लो, उसी से हमारा नाम इतिहास में दर्ज होता रहेगा। जब मतदान प्रतिशत बढ़ा तो कैसी कैसी बातें की ज्ञानेश कुमार ने, अपनी आत्मश्लाघा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए उन्होंने किस किस तरह के वक्तव्य दिए, हम सब लोग उनको जानते हैं। और इसके पीछे धारणा यह है, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी आपत्तियां करता रहे, कोई कुछ भी आलोचना करता रहे, चुनाव हो जाएगा, 14 तारीख को हमारे पक्ष में परिणाम आ जाएगा, वही चीज इतिहास में दर्ज होगी। उसके साथ में ज्ञानेश कुमार जी का वक्तव्य इतिहास में दर्ज हो जाएगा, उसकी हम लोगों ने जो आलोचना वगैरह की उसको लोग भूल जाएंगे, वो धीरे धीरे करके लोगों की स्मृति से तिरोहित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नजारा है। तो जो बिहार में बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, हम लोगों को उससे बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पर हमारे जो संदेह हैं, उन संदेहों को उससे बल मिलता है। अब उस मतदान प्रतिशत में एक और पहलू है उसका, कि उसमें बताया ही जा रहा है कि पुरुषों के मतदान के मुकाबले महिलाओं ने करीब 7% या उससे ज्यादा मतदान किया है। इससे उनको लग रहा है, बीजेपी वालों को, कि ये सब नीतीश कुमार के प्रताप के कारण, राजनीतिक प्रताप के कारण हुआ है। और ये प्रताप अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में भी आ गया है नीतीश कुमार का। इसलिए दूसरे चरण के लिए नीतीश कुमार के कटआउट लगाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। खुद नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की महिमा का गुणगान मंच से करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, जबकि पहले तो वो कुछ कह नहीं रहे थे, ऐसे केवल औपचारिक रूप से जिक्र करते थे। और उसके बाद में कहा ही जाता था इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बाद में विधायक तय करेंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा वालों को लगा है कि पहले दौर में एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा भाजपा को एहसास हो गया है, जिसकी वजह से भाजपा ने एक पलटी मारी है एनडीए की भीतरी राजनीति में, और वो अब दूसरे चरण के लिए नीतीश कुमार के ऊपर फोकस कर। इसका एक दूसरी वजह और भी हो सकती है, बीजेपी और चिराग पासवान वगैरह को ये लग रहा होगा, पहले चरण में लगता है कि नीतीश कुमार के वोट उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं हुए ठीक से। चूंकि उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं हुए ठीक से, इसलिए उन्हें लग रहा है अगले चरण में भी ठीक से ट्रांसफर अगर नहीं हुए तो कबाड़ा हो जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए नीतीश कुमार को थोड़ा सा एक मृदु स्पर्श दिया जाए, उनकी तारीफें की जाएं और उनको भरोसा ताकि मिले, ताकि नहीं वो बने रहेंगे। तो ये इस प्रकार की एक एनडीए की भीतरी राजनीति भी इसके अंदर शामिल है। इसके ऊपर हमें निगाह रखनी चाहिए कि ये किस तरह से आगे बढ़ती है। मैं प्रो साहब एक लार्जर क्वेश्चन इसलिए कर लूं क्योंकि वो भी एक बड़ी चीज है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक मतलब 11 साल कह लीजिए या 100 साल कह लीजिए, एक स्थिति तो बना दी है कि अब बुलडोजर वाला जो न्याय है उसको लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ ठीक है, बुलडोजर चल जाना चाहिए, इसमें कोई हल्ला नहीं मचता है। उसी तरह से एनकाउंटर वाला जो न्याय है उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये सब बिल्कुल इस देश के संविधान, लोकतंत्र, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अलग से ये है। अब इनकाउंटर भी रोज होता है, रोज खबर आती है वहां 4 मारे गए, वो इनकाउंटर हुआ, ये फलाना हुआ, वो जीप पलटी, उसको भी समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से ये जो वोट की चोरी करते करते लूटना, और अब तो पूरी तरह से वोट को लूट रहा है, वो भी मेरे ख्याल में अगर इस पे लोग नहीं जगे तो ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा कि ये सब तो चीजें। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूं कि बीजेपी आपने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है आनंद जी। इसमें मैं केवल थोड़ा सा संशोधन अपनी तरफ से ही करता हूं, क्योंकि मेरे परिवार का जुड़ाव उस समस्या से रहा है। जो फर्जी एनकाउंटर है, इसको एनकाउंटर को बोलते हैं, मुठभेड़ बोलते हैं, ये 60 के दशक से ही स्थापित है पूरी तरीके से, ये नया बात नहीं है। मेरे पिताजी ने, एक बैताल सिंह नाम का एक डकैत हुआ करता था, मैं बहुत छोटा था, 8वें 9वें में पढ़ता, तब की बात बता रहा हूँ। तो बैताल सिंह नामक डकैत को पुलिस वालों ने बताया कि उनके डीएसपी साहब के नेतृत्व में एनकाउंटर हुआ है, और बैताल सिंह अपने 2 साथियों के साथ खेत में मारा गया है। यादव था वो, बैताल सिंह यादव। तो पत्रकारों को भर के पुलिस वाले जीप में ले गए वहां पर, हमारे पिताजी भी वहां पर गए उसमें। उन्होंने वहां देखा, उनको साफ लगा कि तो फर्जी एनकाउंटर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एनकाउंटर आपने नहीं किया है, आपने इसको पकड़ के मारा है, और साथ में इसके नाबालिग भतीजे को भी मार दिया है, क्योंकि ये खेत में उसको खाना देने के लिए आया था, खेत में छिपा हुआ था, वो खाना देने के लिए आया, पुलिस ने उसको वहीं मुखबिरी के दम पे पकड़ लिया और दोनों को गोली मार दी।
तो इस पे मेरे पिता को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, थोड़े दिन के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिला प्रशासन ने उनको जेल में भेज दिया था, वो माने नहीं, वो लगातार संघर्ष करते रहे, बोले ये फर्जी एनकाउंटर है, डकैत को भी फर्जी एनकाउंटर करके मारने का आपको अधिकार नहीं है। बेताल सिंह अपराधी था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप एक बता दें कि हमने बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा और झूठ बोले। तो ये बहुत पुरानी समस्या है और मेरे पिता का किसी ने साथ नहीं दिया, पत्रकारों ने भी साथ नहीं दिया और जनता ने भी साथ नहीं दिया। वो अकेले लड़ते रहे उसके ऊपर, वो जिद्दी आदमी थे, जो एक तय कर लेते थे वो करते थे, वो अकेले लड़ते रहे उसके ऊपर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एनकाउंटर वाली समस्या पहले से स्थापित है, ये दो समस्याएं नई हुई हैं स्थापित, दूसरी आपने जिक्र किया है। एक तो अब वोट की चोरी को मान लिया गया है कि वोट की चोरी तो होगी ही होगी, चुनाव जीत जाना चाहिए, किसी भी तरीके से जीते आप। और जो दूसरी वाली आपने बात बताई वो भी, ये दोनों बातें बिल्कुल नई बात हैं और ये एक पॉलिटिकल कॉमन सेंस का हिस्सा बनती जा रही हैं। और इसका हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये हम लोगों को इसके तरीके नहीं पता है। क्योंकि वोट चोरी का जो पहला पैटर्न था उसको टीएन शेषन ने रोक दिया था। ऐसी बात नहीं, चीजों को रोका नहीं जा सकता है, वोट चोरी पहले भी होती थी जब कागज का मतपत्र होता था, तो उस पैटर्न को टीएन शेषन ने रोक दिया था और उस रोकथाम के चक्कर में ये चुनावी आचार संहिता निकल कर आई थी। इस वक्त आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। अब जिस दिन वोट पड़ रहे हैं उसी दिन दैनिक जागरण में पूरे पन्ने का विज्ञापन छप रहा है, इसमें साफ वोट मांगने की अपील की जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो विज्ञापन जिस उन मतदाताओं के लिए हो जहां पे जो वोट डालने नहीं गए हैं, सीधा 6 तारीख के मतदान के लिए वो विज्ञापन दिया जा रहा है, ये स्थिति है। तो जो आचार संहिता है, आचार संहिता अब शेषन द्वारा बनाई गई आचार संहिता का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब दरअसल वो एक पूरी तरह फिक्शन है और उसको नए सिरे से कल्पित किया जाना चाहिए, नए सिरे से उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये कौन बनाएगा? आप देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, जब 2024 का लोकसभा नतीजा आया, 5 जून को आया, जुलाई के महीने में ही नागरिक अधिकार के संगठनों ने, कुछ आंकड़ा विज्ञानियों ने बड़ी मेहनत करके 36 पेज का एक नोटिस तैयार किया और उस नोटिस को कानूनी भाषा में लिखा गया था। उस नोटिस में यह साबित किया गया था कि 76 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर गलत तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव आयोग की मदद से 2-2 लाख, 1.5 लाख, पौने 2-2 लाख, पौन लाख, 75-75 हजार वोट इंजेक्ट किए गए। उनकी वजह से 76 सीटें भाजपा ने बेईमानी से जीती, क्योंकि जो जीत का अंतर था वो इंजेक्ट किए गए वोटों से कम था और वो उन्होंने सिलसिलेवार उन सीटों को भी चिन्हित किया। इतना बढ़िया अध्ययन वो चुनाव आयोग को शिकायत के तौर पर नोटिस नाम से दिया गया। चुनाव आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसमें रिटायर्ड अधिकारी देवा सहाय थे, शीतलवाड़ थी, उसके अंदर और भी कई इस तरह के लोग थे, हम सबको जानते हैं, जो नागरिक समाज पे, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते रहे। उस समय के जगदीप छोकर जिंदा थे, ये सब लोग थे, सब लोग थे। कोई, अब मैं तो मानता हूं कि वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके सारे देश में उसका प्रचार किया जाना चाहिए। वो दस्तावेज बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस 2024 के चुनाव में हैसियत 164 सीटें प्राप्त करने की थी केवल। मैं 240 सीटें उन्हें मिली, ये भी बेईमानी से मिली। मैं अबे भाई 2 चुनाव और की बात कर लूं, क्योंकि दोनों चुनाव महत्वपूर्ण हैं। एक चुनाव ये तो बिहार का हो गया, दूसरा चुनाव छात्र संघ का है। पूरे देश में छात्र संघ अब कहीं लागू नहीं है, छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। हाल के दिनों में हमने पढ़ा कि 600 से ज्यादा केसेस जेएनयू के छात्रों, टीचरों, उनके खिलाफ सरकार के द्वारा लगाए हुए हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जेएनयू में एक अप्रत्याशित जीत अभी हुई लेफ्ट फ्रंट की, और मैं जरा दर्शकों के लिए सिर्फ ये बता दूं, ये लेफ्ट फ्रंट के अलावा वहां दिखाया ये जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिल्कुल नेक टू नेक थी। नेक टू नेक नहीं थी, बहुत से फ्रंट थे। एनएसयूआई कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आरजेडी अलग लड़ रही थी, लेफ्ट के कुछ फ्रंट्स अलग लड़ रहे थे, प्रोग्रेसिव अलायंस या क्या करके। तो वो जो बोर्ड का प्रतिनिधित्व बहुत दूर का था। लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो यंग जनरेशन है, और उसने कहा, जो अध्यक्षा है नई अदिति मिश्रा, उसने कहा हमारे अगेंस्ट वीसी, रेक्टर, फैकल्टी, पूरा यूनिवर्सिटी का तामझाम, इकोसिस्टम, ईडी, ये सब थे, लेकिन फिर भी छात्रों ने
इनको ज्यादा। मैं इस पे जेएनयू छात्र संघ के चुनाव बिल्कुल, मैं देखा है मैंने वो, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चुनाव बहुत ही दिलचस्प था। हम लोग सब ध्यान से उसकी तरफ देख रहे थे। कम से कम 2 पद ऐसे थे, केवल 2 पद, बाकी नहीं, 2 पद थे। एक तो संयुक्त सचिव का पद और महासचिव का पद, जिनके ऊपर विद्यार्थी परिषद ने टक्कर दी। और आखिर तक स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जहां पर वामपंथियों का काफी अच्छा दबदबा है स्कूल ऑफ सोशल साइंस में, जब वो खुले तब वामपंथी उसमें आगे निकले और वो चुनाव जीत गए। मैं कहना ये वामपंथियों की जीत हुई, और पूरा विश्वविद्यालय का जो बंदोबस्त था, विश्वविद्यालय की व्यवस्था थी, उनका जो अधिकारी तंत्र था, वो विद्यार्थी परिषद को जिताने में लगा हुआ था। ये भी एक हकीकत है। ये सब बातें सही है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि एक जमाना, अभी बहुत दिन पुरानी बात नहीं है, केवल 10-1 साल पहले विद्यार्थी परिषद की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई औकात नहीं थी। वो कोने में पड़े रहते थे, उनके ऊपर मक्खियां भिनकती रहती थी, और वो इतने संकोच में रहते थे कि वो कार्यक्रमों में आते जाते भी नहीं थे। एक तरह से अपने आप को छुपाए रहते थे लोगों से। वो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी नाहरी चलती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनका कुछ भी नहीं चलता था। इस बीच में उन्होंने सत्ता का फायदा उठाकर अपना आधार क्षेत्र विस्तृत किया है, लेकिन उसमें सत्ता का फायदा ही केवल नहीं उसमें मुख्य बात है। कुछ ना कुछ छात्रों के बीच में उनकी परचेज बढ़ी है, उनकी पैठ बढ़ी है, उनके वोट पहले के मुकाबले बढ़े हैं। वो कम से कम एक शक्ति बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं। मैं मानता हूं जेएनयू का जो पूरा ढांचा है, उसमें अभी भी वामपंथी काफी दिनों तक भाजपा को किनारे ही रखेंगे, एबीपी को, विद्यार्थी परिषद को किनारे ही रखेंगे। लेकिन जो 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 जिसे कहते हैं नहीं, जो रुझान जो पलट गया है, वो पलटा हुआ रुझान भी जेएनयू के इस नतीजे में देखा जा सकता है। और एक चुनाव ऐसा है कि जो अपने यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे विश्व पे उसकी नजर थी। चुनाव अगर वैसे कहिए तो बहुत छोटा चुनाव था। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, मतलब न्यूयॉर्क स्टेट का भी नहीं था। न्यूयॉर्क का मेयर, अमेरिका में 50 स्टेट, उस 50 हर स्टेट में कई अलग अलग सिटीज, हर सिटीज के अपने अपने मेयर। उसमें जोरान ममदानी जो थे वो मेयर पद का इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन मैं एक अहमियत बता दूं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क का जो टोटल जीडीपी है वो 2.8 ट्रिलियन है, दुनिया के 8वें देश के बराबर है। मतलब ये जो भारत है, ये सब, भारत, जर्मनी, जापान, यूके, ये सब 3-3.5 के आसपास घूमते हैं। वो 2.8 है, तो वित्तीय दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई थी कि वहां डायरेक्ट ट्रंप आ गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि उसको हराने में जुट गए थे। जोरान ममदानी का एक चीज और बता दूं, उसके बाद आपकी टिप्पणी लूं। वहां पे जो मुसलमान टोटल हैं उस न्यूयॉर्क स्टेट में, वो केवल 2% है, और वो चुनौती दे रहे थे कैपिटलिज्म को, वो चुनौती दे रहे थे पैलेस्टीन में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है उसको, और खुले मन से कर रहे थे। वो कोई बीच का रास्ता नहीं कर रहे थे। और वहां पे जूस जो वित्तीय संस्थाओं को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन 7-8% मानी जाती। मैं इन सारे उसको करके ममदानी की जीत क्या इंडिकेट करती, मतलब इस पे कई देखिए, जोरान ममदानी का जीतना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी प्रसन्नता का विषय है। बौद्धिक रूप से और राजनीतिक रूप से तो है ही। मैं उनके पिता महमूद ममदानी को जानता हूं। जब उन्होंने गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम किताब लिखी थी, तो वो सीएसडीएस में आए, फिर मेरे कमरे में भी आए, मेरी उनसे उस किताब के हिंदी अनुवाद के बारे में चर्चा भी हुई। मैं मीरा नायर, जो कि फिल्म मेकर है मशहूर, उनको भी जानता हूँ। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को प्रोफेसर आशीष नंदी के घर पर, जिन्हें हम प्रेम से आशीष दा कहते हैं, हम सब लोग मिलते हैं। और उसमें ये सब लोग आते हैं। उसमें महमूद अगर हिंदुस्तान में हुए तो जरूर आते हैं, मीरा अगर हुई तो वो जरूर आती हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान आते हैं आशीष दा से मिलने के लिए क्रिसमस के दिन। हम लोग भी, मैं और मेरी पत्नी दोनों जाते हैं वहां पर। वहां भी मीरा नायर के साथ में और महमूद के साथ में हम लोगों की मुलाकातें होती रही हैं। तो ये तो व्यक्तिगत बात रही। लेकिन जोरान ममदानी का चुनाव एक बहुत बेहतरीन रणनीतिक तरीके से कैसे एक उम्दा किस्म की चुनावी मुहिम चलाई जाती है, इसका भी एक नमूना है। मतलब उन्होंने एक इस तरह की मुहिम चलाई कि ट्रंप ने अपने घोड़े खोल दिए, अगर इसको हम चलताऊ भाषा में कहें, लेकिन वो उनका कुछ नहीं कर पाए, और वो थोड़े बहुत नहीं जीते, बहुत अच्छी तरीके से जीते। इससे ट्रंप के लोकतांत्रिक ढलान पर फिसलने की शुरुआत भी माना जाता है इसे।
अब धीरे-धीरे करके वो फेज़ आ रहा है ट्रम्प के शासनकाल का, जब उनकी लोकप्रियता गिरेगी और वो जगह-जगह चुनाव हारेंगे और डेमोक्रेट्स आगे बढ़ेंगे, रिपब्लिकन पीछे हटेंगे। ये पूरा चरण अमेरिकी राजनीति में आ गया है। और और जैसे-जैसे ये चीज़ और आगे बढ़ेगी, ये जो डेमोक्रेट्स का इंजन और आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे ज़ोरान ममदानी के इस चुनाव का महत्व और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैं एक इसी से रिलेटेड बात है प्रो साहब, मैं इसलिए उसको कर ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी एनालिसिस वाली है। ज़ोरान ममदानी साहब की उम्र 34 वर्ष है। ज़ोर राहुल गांधी भारत में लगातार जेन ज़ी मतलब वही जो 18 ती मतलब 30-35 वर्ष के जो उससे कम के बच्चे जो हैं उनको। बिहार में बहुत यंग मतदाता हैं, मैं इसको पहले भी कह सकता हूँ, मैं फिर से रेखांकित कर दूँ, बिहार की 58% आबादी 25 साल से नीचे है। बिहार की मीन एज 22 साल है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार जेन ज़ी नौजवान इन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, भाई देखो तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है, बेरोजगारी है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ममदानी जिस बात को छू रहे हैं, वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी छू रहे हैं कि ये सब छोड़ो, हिंदू, मुस्लिम में काला, सफ़ेद और में आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। राहुल गांधी भी उसी को कहीं न कहीं यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, या उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या बिहार में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो ठीक है कि यहाँ से फर्जी वोट पड़ाए गए, लेकिन एक लोगों का कहना है कि वहाँ पे नौजवानों ने भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है, नंबर 1। दूसरा, बिहार में एक चीज़ पे और मैं आपकी चाहूँगा, बिहार का वोटर चुप है। इट्स अ साइलेंट वोट, चुप्पी है। वो बोलता हुआ वोट नहीं, मुखर नहीं है, जो जनरली होना चाहिए अगर वो मैं दोनों पे, जेन ज़ी और साइलेंट देखिए, वोटर। आप ऐसी बात कह रहे हैं, इससे उम्मीद बनती है। मैं भी चाहता हूँ कि बिहार में नौजवान लोग, बिहार के मत बढ़े हुए मतदान प्रतिशत में नौजवानों की पहलकदमी शामिल हो। मैं भी चाहता हूँ कि उन्होंने जाति के आधार पे वोट ना किया हो, बल्कि अपने रोज़गार, अर्थव्यवस्था, ये सब महँगाई, इन तमाम प्रश्नों के ऊपर वोट किया हो। मैं भी चाहता हूँ कि उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट करने के बजाय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के चेहरे पे वोट किया हो। और आंकड़े भी बताते हैं कि तेजस्वी इस वक़्त बिहार के युवाओं में लोकप्रिय हैं और राहुल गांधी लोकप्रिय हैं, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता युवाओं में अगर नापी जाए तो इन दोनों से पीछे है, इन दोनों से पीछे है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ये उम्मीद, इस उम्मीद में कोई आधार है, ये चुनाव परिणाम में पता चलेगा। जी, हाँ, चुनाव जी। परिणाम बहुत दूर नहीं है, 14 तारीख है, तब पता चलेगा कि हम जो उम्मीदें कर रहे थे, इन उम्मीदों का कोई आधार है कि नहीं। ये बात सही है कि इस वक़्त सारी दुनिया में लोकतंत्र एक प्रणाली के तौर पर संकटग्रस्त हो गया है, और उसको उस संकट से निकालने में राहुल गांधी जैसे नेताओं की, ज़ोहरान ममदानी जैसे नेताओं की और ऐसे ही कुछ अन्य नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी तरफ हम सब लोग उम्मीदों भरी निगाह से देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और वो तुर्की में एर्डोगन और इस प्रकार के जो तमाम नेता हैं, इन नेताओं ने तो पिछले 10-12 साल से लोकतंत्र का इनकी हरकतों की वजह से कचूमर निकला हुआ है। वास्तव में मतलब हालत ये है कि किसी भी किस्म की लोकतंत्र को इन लोगों ने सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित कर दिया है, और उसी का ये संचित परिणाम है जो इस वक़्त हिंदुस्तान में हो रहा है। खुलेआम वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग को भी उसमें शामिल कर लिया गया है, उसके साथ भी साठगांठ कर ली गई है, और निर्लज्जता की हालत है। और जिस वक़्त देखिए, अभी जिस मैंने नोटिस का ज़िक्र किया था 36 पेज का, उस वक़्त चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। नंबर 2 के चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार। नंबर 3 के चुनाव आयुक्त थे एस.एस. संधू। यही लोग थे चुनाव आयोग, तीनों चुनाव आयुक्त। वही लोग उसी प्रक्रिया को लगातार, वोट चोरी वाली प्रक्रिया को जो राजीव कुमार के ज़माने से शुरू हुई थी, अभी तक लगातार जारी किए हुए हैं। मैं अंतिम प्रश्न प्रोफ़ेसर साहब इसलिए इसको पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में अगर चुनाव सुधार की बात बहुत सालों से होती है, पिछले 10, 25, 30, 40 साल, 50 साल से। लेकिन मेरे हिसाब से उसका जो पहला कदम अगर चुनाव की लोकतंत्र की वोट बचाने की अगर कोई है, तो पहला कदम उसकी बुनियादी ज़रूरत है, चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट करना। उसके बिना अगर आप कुछ भी कर लेंगे और चुनाव आयोग की जवाबदेही, जैसे अभी भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए कि भाई ये 22 जगह कैसे किया, डुप्लीकेट उसका क्यों नहीं चला, उस पे वो बिल्कुल साइलेंट है। जबकि ये भी पता है कि एक सॉफ्टवेयर जो 2-4 मिनट लेगा, अगर बिहार की ही लिस्ट में अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर चला दिया गया होता, तो डुप्लीकेट वोटर्स 1 मिनट में बाहर हो गए होते। ठीक मैं बात। इस पे एक आपकी वो चाहूँगा कि अगर कुछ भी इस देश में अगर बदलना है, तो उसकी शुरुआत चुनाव आयोग के बिना नहीं हो सकती है, प्रोफेसर साहब।
ये बात सही है, लेकिन अब आप खुद ही बताइए आनंद जी, चुनाव आयोग को चुनाव आयोग का हुलिया कैसे दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग जिस जरिए नियुक्त होता है, उसके लिए जो तरीका इन लोगों ने बनाया है, वो तरीका किस तरह का है हम सब लोगों को पता, हम लोग उस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। ये कैसे होगा? मेरा तो मानना ये है कि कुछ ना कुछ आम जनता को करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने सत्ता के स्वार्थ से बाहर निकलें। अच्छा, लोग लोग बहुत उत्सुक हैं। जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, एक कयास लगाया उन्होंने कि नीतीश और नायडू और राहुल गांधी भी जुड़ सकते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये बिल्कुल एक कयास है, मतलब एक ऐसा कयास है जो एक दूर की कौड़ी है। इसकी कोई संभावना अभी दिखाई नहीं पड़ रही कहीं। लेकिन आप देखिए, इसने जब ऐसा वीडियो बन के सामने आया इस थंबनेल के साथ में, तो उसने बिजली जैसा असर किया। मतलब जैसे कि लोग इस प्रकार की संभावना के बारे में कल्पना कर रहे हो। मतलब अब सवाल यह है कि ये संभावना साकार कैसे होगी? नेता लोग अपना जो फौरी स्वार्थ है उनका, उस स्वार्थ को कैसे छोड़ेंगे? उस स्वार्थ को नेता लोग। अब सोचिए, नीतीश कुमार को जीवन में और क्या चाहिए? चंद्रबाबू नायडू को जीवन में और क्या चाहिए? क्या ये लोग उस लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते जिसकी वजह से इन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है? क्या इन दोनों को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार मिलकर क्या कर रहे हैं? इन्हें नहीं पता है? क्या इनके दिमाग में ये अंदेशा नहीं है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार मिलकर इनकी पार्टियों को भी एक दिन खत्म कर देंगे? जो टेक्नोलॉजी कांग्रेस को हराने के लिए हरियाणा में इस्तेमाल की गई है और जो उधर महाराष्ट्र में इस्तेमाल की गई जो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके एक दिन नायडू को ये लोग नहीं हरा देंगे वहां पर। तो ये सब बातें इन लोगों को पता है। इसके बावजूद राजनीति का जो फौरी स्वार्थ है, तुरंत हमें मिल जाए, माल मलाई काटने के लिए मिल जाए, उस चक्कर में बिल्कुल आंख बंद कर लिया है लोकतंत्र की तरफ से। अब देखिए, 3 लोग बैठे, आप टीवी चैनल की कल्पना कीजिए, उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। एक उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता है, एक जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता है और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। उसके सामने एंकर लगातार तथ्य रख रहा है कि क्या बेईमानियां हो रही, बेईमानी, चुपचाप बैठे हुए। ऐसा लगता है उनके चेहरे में कोई भाव नहीं आ रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं कुछ भी। और फिर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। ये सब आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। इस तरह की बात भी नहीं उठानी चाहिए। उनका तर्क ये है, वो उस एंकर से कहते हैं कि आपको ये सवाल जो उठा रहे हैं, सवाल उठाना ही आपका गलत है। अब आप सोचिए, मैं अभी भाई, मैं इसलिए एक चीज और कह दूं चलते चलते, एक नई डिबेट जो जब से राहुल गांधी ने किया, एक नई, देखिए राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, ये काम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये काम पत्रकारों का था। जो राहुल गांधी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, ये पत्रकारिता, मीडिया का काम। लेकिन क्योंकि जितने संसाधन लगने थे, जितना पैसा लगना था, उतना बड़े मीडिया संस्थानों में हो सकता है, लेकिन जो आम हम लोग जो इस तरह के मीडिया, इन लोग के पास इस तरह के संसाधन नहीं है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? वो और क्या सड़क पे उतरे, मतलब वो क्या सड़क पे करने लगे? मैं जरा इस पे ये सिर्फ जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, उस सवाल को झुठलाने के लिए, उसको कमतर साबित करने के लिए तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये है कि आप अदालत में चले जाइए। अरे भाई, हमारे मकान पे दबंगों ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद मुझसे कहते हैं जाओ अदालत से छुड़वा लो। हमारे लोकतंत्र पे दबंगों ने कब्जा कर लिया है और ये सब लोग कह रहे हैं कि जाओ अदालत में चले जाओ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो सड़क पे, भाई सड़क पे क्या, इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा कर चुका है, सड़क पे कैसे उतरेगा? क्या करेगा वो सड़क पे? आत्मदाह। अब एक ही तरीका रह गया, अगर राहुल गांधी और हम सब लोग मिलकर एक चौराहे पे खड़े हो और आत्मदाह कर लें इसके विरोध में, खत्म हो जाए। अभी मैं वो कब्जा करने की बात बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग। एक घर कब्जा हो गया, वो कह रहे हैं अदालत चले जाओ, और मैं हल्ला मचा के कह रहा हूं मेरा घर कब्जा होने जा रहा है, ये देखिए तत्, ये लाठी बल्लम, वो कह रहे हैं नहीं, कब्जा हुआ क्या? जब होगा तब आना, सबूत दो, कब्जा हुआ, सबूत तो कब्जा हुआ नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ ना। तो आप ऐसे, तो ये असल में जिस तरीके से मीडिया को कैप्चर किया गया है, नैरेटिव को कैप्चर किया गया है, सब लोग बड़े बड़े मुकामों पे ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। देश का जो पूंजीपति वर्ग है उसको भी लग रहा है कि ऐसे ही लोकतंत्र पे कोई कब्जा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हितों की तो पूर्ति हो रही है। भाई कभी कभी देश का पूंजीपति वर्ग, उसके अंदर भी लोकतंत्र में दिलचस्पी होती है व्यक्तिगत रूप से। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए किसी को। देखिए, अकेले राहुल गांधी नहीं कर सकते ये काम। हम और आप सोशल मीडिया के मंच पे बैठ के ये सब काम नहीं कर सकते।
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई लोगों को जुड़ना होगा, कोई घटना होनी होगी, लोगों की दिलचस्पी बदलनी होगी। अब वो बिहार के चुनाव से ही वो प्रक्रिया शुरू होगी कि नहीं होगी, कौन क्या कह सकता है? नहीं, और एक दिलचस्प बात और बताएं, मतलब मैं इससे खत्म करूं, बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि देखिए देखिए गांव वाले मेरे उसमें, वो फोन पे रिकॉर्डेड है, मेरे उसमें गोबर फेंक रहे हैं। अरे भाई, अगर आम जनता क्या करे, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप इलेक्शन के समय ही उनको दिखाई देते हैं, इलेक्शन के समय भी आप इतने वोट वाले दिन दिखाई दिए, ना आपके ऊपर लाठी चलाई गई, ना वो फेंका गया, पत्थर फेंका गया, ना बम फेंका गया। अब आदमी गोबर फेंक दे रहा है और हम्म। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और आप कह रहे हैं इसमें देखिए हुआ है। 20 साल से आप सत्ता में हैं। मैं इसमें भी एक टिप्पणी चाहूंगा जो उनके ऊपर गोबर फेंका नहीं जा नहीं, रहा आप बिल्कुल देखिए, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है बिहार में, ये केवल विजय सिन्हा के साथ ही नहीं हुआ है। एक 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 निर्वाचन क्षेत्र में तो बाकायदा उम्मीदवार को दौरा लिया गया, उसका क्लिप भी मौजूद है। बहुत जगहों पे हुआ है, बहुत जगहों पर भाजपा वालों को देख के लोगों ने वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। ये सब कुछ हो रहा है बिहार में। लेकिन मैं मानता हूं, अब मुझे लगने लगा है राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि ये सब होता रहेगा, लेकिन जब वोट खुलेंगे तो अगर भाजपा ने तय किया है कि हमें ये चुनाव जीतना है, तो वो आगे निकल जाएंगे। अगर भाजपा ने टेक्निकली तय किया है कि हम चुनाव हार जाना है हमें, उसके लिए भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं। ईमानदारी चुनाव लड़ा, हार जाएंगे। भाजपा कहीं भी ईमानदारी चुनाव लड़ेगी, नहीं जीत सकती है। जी। अब देखिए, भाजपा के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी थी। उसी चुनाव में उनको बुरी तरह से हार जाना चाहिए था, लेकिन उस चुनाव में कम से कम ये गठजोड़ सरकार बनाने लायक सीटें निकाल लाए ये लोग। उसमें भी 76 सीटें बेईमानी से उन्होंने की हैं। देखिए, इस बात पे बहुत जोर देके कहना पड़ेगा कि ये जो 2024 का चुनाव है, भले ही हम लोग खुश हो गए कि हमने बहुमत छीन लिया भाजपा से, दरअसल भाजपा अल्पमत में थी उसमें बिल्कुल एकदम। और ये यही हथकंडा है जो सब जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, बिहार के चुनाव से तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।